प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स यानी गणित विषय के चैप्टर शारीरिक डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 4 लेकर के। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में अर्थात पार्ट 3 में हमने देखा था और हमने ये देखा था कि उस वीडियो में अर्थात पार्ट 3 वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी सारणिक के माइनर और कोफैक्टर को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, यानी किसी भी सारणिक के उप सारणिक और सहखंड को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस उप सारणिक और सहखंड का यूज हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है प्रतिलोम ज्ञात करना यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ज्ञात करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है कि बिना माइनर कोफैक्टर को हम जानें किसी भी सारणिक का इनवर्स यानी प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो हम लोगों का जहाँ पे समाप्त हुआ था वहीं से फिर स्टार्टिंग करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 2/2 यानी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 -5 6 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके सभी अवयव यानी एलिमेंट कौन कौन है 1 2 -5 6, यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है अर्थात क्या क्या ज्ञात करना है। तो एक उप सारणिक निकालना है, हमें उप सारणिक ज्ञात करना है जिसको हम कहते हैं माइनर, और इसको डिनोट करते हैं MIJ से, जहाँ I किसको बता रहा था, पंक्ति को बता रहा था, और J किसको बता रहा था, स्तंभ को बता रहा था। और इसके साथ ही हमें ज्ञात करना है सहखंड, ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों सहखंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर कहते हैं। और इसका हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि CIJ = -1 to the power I + J MIJ, ये फार्मूला बताया गया था आप लोगों को सहखंड यानी कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्थात इस क्वेश्चन के आधार पे हम क्या करेंगे कि 1 2 -5 6 के माइनर को ज्ञात करेंगे और कोफैक्टर को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे M11 की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये M11 किसको डिनोट करेगा यानी किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये M11 बताएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को। तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति क्या होगी, ये होगी पहली पंक्ति, और पहला स्तंभ कौन होगा, ये हो गई पहली पंक्ति और ये हो गया पहला स्तंभ। ये जहाँ पे क्रॉस करता है अर्थात यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब हमें निकालना है किसका, 1 का फाइंड करना है, अर्थात 1 का ज्ञात करना है कि 1 का यानी 1 का माइनर कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। तो सीधे सीधे जैसा कि हम बताए थे कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का हमें निकालना रहता है उनको छोड़ देंगे। जैसे अगर हमें 1 का ज्ञात करना है तो इस 1 वाले पंक्ति और इस 1 वाले स्तंभ को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ने पे जो एलिमेंट हमें दिखेंगे, छोड़ने पर हमें जो अवयव अर्थात जो एलिमेंट दिख रहा है वो है 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 अर्थात 6 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार M12 की अगर बात करें कि M12 की वैल्यू क्या होगी, तो M12 की वैल्यू ये होगी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हमें लेकर के चलना है। तो पहली पंक्ति तो हमें यहाँ पे दिख रही है 1 2, और पहली पंक्ति ये हो गया, और दूसरा स्तंभ मतलब इसकी बात करेंगे हम, तो इस वाले पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे अर्थात ये एलिमेंट दिखेगा अर्थात -5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5। सिमिलरली इसी प्रकार M21 और M22 की आप वैल्यू जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों की वैल्यू आप ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार बात कर लेंगे अब हम सहखंड की, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लें C11 की। तो जैसा कि फार्मूला हम बताए थे कि I की वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू क्या है प्यारे विद्यार्थियों 1 है। तो इस फार्मूले में रख देंगे -1 to the power I + J अर्थात 1 + 1
फिर क्या हो जाएगा m11, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 टू द पावर 2, यानी ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, और m11 की वैल्यू कितनी है 6 है। सिमिलरली इसी प्रकार C12 की अगर वैल्यू निकालें तो फार्मूले पे रखेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही इसको 1 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा m12, और m12 की हमने वैल्यू फाइंड की है, कितनी है -5, तो बस उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले देखिए -1 टू द पावर 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, जो कि यह एक ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या है। विषम संख्या होने के नाते इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, और m12 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे -5 है, तो -5 यहाँ राइट कर देंगे, यानी लिख देंगे, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 5। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो उसी प्रकार आप C21 और C22 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बता चुके हम इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2/2 अर्थात 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स का उपसारणिक और कोफैक्टर किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3/3 अर्थात 3 क्रॉस 3 के सारणिक का माइनर कोफैक्टर ज्ञात किस प्रकार से किया जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। तो एक नोट पॉइंट हम आपको अगर बता दें, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ले लेते हैं क्वेश्चन 10523 -1 1 3 -4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करने क्या है, सिंपल सी बात है, हमें माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करना है। और एक नोट पॉइंट ये आप याद रखिएगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट यानी किसी भी सारणिक के माइनर उतने ही निकलेंगे जितने कि उस सारणिक के एलिमेंट होंगे, यानी कि अवयव होंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इस सारणिक में कितने अवयव यानी एलिमेंट हैं, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स 9 एलिमेंट है। कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 9 एलिमेंट है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स यानी इस सारणिक के कितने माइनर हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितने उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, तो सीधे सीधे हम बता देंगे 9 माइनर ज्ञात कर सकते हैं। और कितने कोफैक्टर निकल सकते हैं, तो 9 कोफैक्टर अर्थात 9 कोफैक्टर को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? अब जैसे इसी में किसी एक को दो को लेकर के हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हम बात कर दें, यहाँ पे हम -1 -3 रख लें, और यहाँ पे हम रख लेते हैं -2। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे 1 का उपसारणिक अगर इंग्लिश में इसको देखना चाहें तो सीधे हम बोल सकते हैं माइनर ऑफ 1, या इसको सिंबॉलिकली अर्थात सिंबल के अकॉर्डिंग अगर इसको डिनोट करें तो ये जो 1 है पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, यानी कि ये M11 को डिनोट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें M11 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी जैसे ही आपको बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप वहाँ पे M11 भी यूज करते हैं तो नंबर आपका नहीं कटेगा, अर्थात पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सही होना चाहिए जो यहाँ पे आप M11 लिख रहे हैं। M11 का मतलब कि पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो पहला पंक्ति अर्थात फर्स्ट रो क्या है 105, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 -2, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे क्रॉस हो रहा है 1 पे क्रॉस हो रहा है, तो इस 1 की बात करें होगी यहाँ पे। तो 1 का जैसे हम माइनर निकालेंगे अर्थात उपसारणिक निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि इसके रो और इसके कॉलम को हमें छोड़ देना है। तो जैसे ही इसके रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 2/2, जैसे इनको छोड़ देते हैं और इनको छोड़ेंगे तो यहाँ पे 2/2 का एक और डिटर्मिनेंट्स दिखेगा जिसका एलिमेंट है 3 -1 -3 -4। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों? जैसे ही इसके रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे यानी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें दिखेगा। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2/2 के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किस प्रकार फाइंड होती है। इसको हम लिखेंगे A1 B2 A2 B1, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर माइनस लगा के फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ कर देना है। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों? बस इसके बाद हमें यहाँ पे वही काम करना है, अर्थात क्या कर लेना है कि यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इनके साथ करेंगे, तो 3 × -4, तो पहले 3 का इंटू करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 12 और ये प्लस
प्लस ये माइनस, और हम जानते हैं जब भी प्लस माइनस का इनटू होता है तो रिजल्ट हमें माइनस मिलता है। फिर उसके बाद यानी ये हो गया A1 B2। अब इसके बाद बात करेंगे आगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस राइट कर दिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहता है इसमें A2 B1, यानी इस नीचे वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है। तो पहले 3 × 1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस कर देगा। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर कितना दे देगा, माइनस दे देगा। यानी ओवरऑल वैल्यू इसकी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी -12 -3, और हम जानते हैं कि -12 -3 ये मिल करके कितना हो जाएगा, -15। यानी एक का उपसारणिक अर्थात M11 की जो वैल्यू होगी, या इसी को इंग्लिश में ले लें तो माइनर ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। बात आ रही समझ में। अब इसी पे रिलेटेड हम सीधे निकाल लें, इसी के साथ जो है एक का सहखंड, एक का सहखंड इंग्लिश में अगर इसको हम कहें तो सीधे कह सकते हैं को फैक्टर ऑफ 1, या इसको हम सीधे डिनोट कर दे C11 की वैल्यू। बात आ रही समझ में। और जैसा कि फार्मूला यहाँ पे बताया गया है Cij = -1 + j Mij, यानी सीधे यहाँ पे अगर हम रखें तो ये हो जाएगा -1 + 1 + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद Mij मतलब 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि 1 + 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा। और हम जानते किसी भी संख्या के ऊपर इवन नंबर अर्थात सम संख्या आती है -2 तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। और बच गई वैल्यू M11 की, तो M11 का वैल्यू हम निकालें कितना है, -15, तो -15 यहाँ पे रखेंगे, अर्थात ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -15, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में से किसी एक एलिमेंट का। तो जैसे हम बात करते हैं -3 का, अर्थात -3 का उपसारणिक, -3 का उपसारणिक। तो जैसे ही -3 का उपसारणिक लिखेंगे तो इसको सिंबॉलिकली कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, सिंबल के हिसाब से कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो -3 है ये पहली पंक्ति अर्थात फर्स्ट रो पहली पंक्ति, सेकेंड रो दूसरी पंक्ति, थर्ड रो अर्थात तीसरी पंक्ति, तो MI किसको बताता है, पंक्ति को, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और किस कॉलम में अर्थात किस स्तंभ में है, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में है, तो यहाँ लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों 2, अर्थात M32 की वैल्यू, अर्थात क्वेश्चन में आप M32 भी लिखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो इसके रो अर्थात पंक्ति और इसके स्तंभ को अगर हम नेग्लेक्ट करें अर्थात छोड़ दें, तो यहाँ पे हमें 2/2 का एक और डिटर्मिनेंट्स दिखेगा, जिसका एलिमेंट है कितना, 1 5 2 -1, तो 1 5 2 -1 इतना हमें देखने को मिल रहा है। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, पहले इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो 1 × -1 क्या देगा, -1 देगा। अब फार्मूले में माइनस है तो माइनस हम लगा देते हैं। अब फिर इसके बाद 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो -1 - 10 = प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, -11 मिल जाएगा। तो ये तो वैल्यू हो गई M32 की। अब फिर इसके साथ यानी इसके बाद की अगर बात करें, इसके को फैक्टर की अर्थात सहखंड की बात करें, तो सीधे लिख दे -3 का सहखंड, -3 का सहखंड। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो सीधे लिख देंगे को फैक्टर ऑफ -3, या इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहेंगे तो C32। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो -1 × 3 + 2 हो जाएगा, और M क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2। और हम जानते हैं -1 अगर ऑड नंबर मिलती है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में ही मिलेगी। और M32 की वैल्यू हमारे पास कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो -11, तो -11 यहाँ पे रखेंगे। तो ये देख रहे हैं आप -11 माइनस इंटू होकर के कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। पिछला वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आप इसको एक बार फोकस कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं अर्थात जितने भी अवयव यहाँ पे है उन सभी का आपको क्या कर लेना है, माइनर अर्थात उपसारणिक और कोफैक्टर अर्थात सहखंड आपको ज्ञात कर लेना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। बात आ रही समझ में।
ठीक है, तो इसमें इतना रखते हैं। अब हम इसमें बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ कि इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि किसी भी सारणिक के उप सारणिक यानी माइनर और सहखंड यानी कोफैक्टर को किस प्रकार से ज्ञात किया, हम लोगों ने इस चीज़ को सीख चुका है। ठीक है, अब इस चीज़ का उपयोग कहाँ पे होगा, तो हम इसकी बात बता दें कि ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सारणिक दे दे और बोले आपको कि किसी भी सारणिक के सहखंड या उप सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, उसमें एलिमेंट वगैरह आपको बता देगा। और एक इसका उपयोग एक जगह यहाँ होता है कि जब हमें प्रतिलोम निकालना होता है यानी व्युत्क्रम निकालना होता है, इन्वर्स, यानी जैसे कोई आव्यूह आपको दे देगा और वहाँ पे पूछेगा कि उस आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो जो कि इस पॉइंट को हम जब आव्यूह यानी जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पे इसको अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात अब हम लोगों का जो अगला जो पॉइंट है जो डिटर्मिनेंट में है वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना इसको समझे आप कुछ भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने में कठिनाई होगी। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत जल्द से ही किसी भी डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का मान आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना होने पावे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, सारणिकों के गुणधर्म, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब सारणिकों के गुणधर्म कौन कौन से हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। तो प्रॉपर्टी तो 2-2 से 3-3 लाइन में लिखना पड़ेगा, तो लिख नहीं रहे हैं, बोल करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसके पहले प्रॉपर्टी की हम बात करें, इसके पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी सारणिक के क्रमशः किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव शून्य हो, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणिक की जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। एक सारणिक लिए हैं 3/3 का, दूसरा भी सारणिक 3/3 है और इसमें पहले पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं और इस वाले में पहले स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं यानी शून्य हैं। तो इस डिटर्मिनेंट अर्थात इस सारणिक की जो वैल्यू होगी वो प्यारे विद्यार्थियों 0 के बराबर हो जाएगी। जी हाँ, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है और पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब किसी सारणिक के किसी पंक्ति यानी रो के सभी अवयव शून्य हो या किसी सारणिक के किसी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, जरूरी नहीं कि पहला हो, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, बात आ रही है ना समझ में। तो उस सारणिक की जो वैल्यू होती है वो 0 प्राप्त हो जाती है, अर्थात यहाँ पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, अर्थात अब डायरेक्ट देख करके इसका रिजल्ट बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, अर्थात दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स की वैल्यू अगर इक्वल हो, अर्थात के अवयव अगर समान हो, के एलिमेंट अगर समान हो। जैसे ये हम एक सारणिक लेके चल रहे हैं और इस सारणिक का हम देख रहे हैं पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, इसके सभी अवयव क्या है, समान है, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट दे देंगे कि इस सारणिक का भी वैल्यू कितना हमें प्राप्त होगा, 0 होगा। अब ये सिर्फ पंक्ति यानी रो के साथ ही नहीं, कॉलम के साथ भी हो सकता है और ये कॉलम के साथ ये हो सकता है कि अगर यही केस में अगर हम ले लें कि एक सारणिक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, तो इसके दो कॉलम अर्थात C1 C2 के सभी अवयव क्या है, आपस में समान है, तो भी इस सारणिक की जो वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थियों वो 0 प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर दूसरी, जो कि कह रही है कि यदि किसी सारणिक के क्रमशः 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों के सभी अवयव समान हो यानी बराबर हो, तो उस सारणिक का मान जो है वो कि 0 प्राप्त हो जाता है। बात आ रही समझ में। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ, अर्थात अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर तीसरा क्या है, इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर तीसरा बताने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है और आप वहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख करके प्रॉपर्टी लगा करके
के सीधे रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो आगे इंटर के बाद जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे वहाँ पे समय बहुत कम रहता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर प्रॉपर्टी तैयार होगी एक बार में वहाँ देख करके रिजल्ट बता देंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या है इसको हम समझते हैं। तो कहता है अगर किसी सारणिक, जैसे एक सारणिक हम ले लेते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6, और एक सारणिक ले लेते हैं हम 1 2 3 0 4 5 0 0 6। हमने दो प्रॉपर्टी लिया, ठीक है। तो कहता है कि यदि किसी सारणी के यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, किसी सारणी के इस वाले लाइन में जितने भी एलिमेंट आते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसमें बात करें तो इनकी हम बात करेंगे, ये जो एलिमेंट है यानी ये वाली जो लाइन है इन्हीं को ही हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो कहता है कि यदि किसी सारणिक के मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, यानी इसको हम कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो यदि किसी सारणी के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो इस सारणी का मान उस मुख्य विकर्ण में उपस्थित अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं, 1 4 × 6, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24। क्यों, क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 0 है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हैं, अर्थात इस सारणी का मान 1 × 4 × 6 यानी 24 हमें देखने को मिलेगा। तो बात आ रही समझ में। अब कंपटीशन में क्या होता है, कोई क्वेश्चन दे देता है और आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि कैलकुलेशन में लग जाते हैं, और जानते हैं कि आप 1 मिनट से कम समय ही रहता है हमारे पास और इसको कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट आप ले लेते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में जो टाइम लग रहा है उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चन का भी आप लोग टाइम ले लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत बेस्ट साबित हो रही है। बात आ रही समझ में। तो ये हो गई बात प्रॉपर्टी नंबर तीसरे की। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। तो जो हम लोगों की अगली प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सारणी का जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है प्यारे विद्यार्थियों, वो कहता है कि यदि किसी सारणी के, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक सारणी ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू, एक और इसी में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सारणिक हमने लिखा अर्थात डिटर्मिनेंट्स हमने लिखा। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक के सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, यानी जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, नंबर ऑफ कॉलम में, या और इसको हम कह सकते हैं कि जो स्तंभ है अर्थात सभी स्तंभ को बदल दें सभी पंक्तियों में। अर्थात कहने का मतलब पंक्तियों को बदल दें स्तंभ में या स्तंभों को बदल दें पंक्तियों में, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात आ रही समझ में। अर्थात सभी पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदला है। जैसे ये हो गई पहली पंक्ति, पहले पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को हमने दूसरे स्तंभ में लिखा और तीसरी पंक्ति को हमने तीसरे स्तंभ में लिख दिया, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो इस वाले सारणी की वैल्यू होगी वही इस वाले सारणी यानी डिटर्मिनेंट्स की भी वैल्यू हो जाएगी। बात आ रही समझ में। तो इस चैनल पे जितने भी नए स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं बाबू, सबसे पहले काम आपको ये कर लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब
हम लोगों को मोटिवेट करेगी और हम ऐसे ही आप लोगों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाएंगे, जिससे आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से होगी। और बोर्ड पेपर की ही नहीं, बोर्ड पेपर के बाद की जो कंपटीशन की तैयारी है वो सब तैयारी भी हम लोग कराएंगे, अर्थात मैं और हमारी टीम कराएगी आपको। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो सबसे पहला काम आपको ये कर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यारे विद्यार्थियों शेयर करिए। बढ़ते हैं अब हम आगे की तरफ। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4 की। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने सारणिक ले लिया ABC DEF GHI, ठीक है, इज इक्वल टू, बताते हैं अभी इसका क्या कहने का मतलब है। और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दिए DEF ABC GHI, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का, वो ये कहता है कि यदि किसी सारणिक की क्रमशः कहते हैं मतलब क्रम से, यानी एक के बाद दूसरे की बात होगी। यदि किसी सारणिक की क्रमशः दो पंक्तियों को अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दें। जैसे ये हमारी जो है, ये है पहली पंक्ति R1 और ये दूसरी पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमने R1 को यहाँ पे लिखा है और R2 को यहाँ पे लिख दिया है और ये R3 जहाँ है वो तो वहाँ है ही, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी सारणिक के क्रमशः दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक का मान वही रहता है, बस उस सारणिक का चिन्ह अर्थात जो साइन होता है प्यारे विद्यार्थियों वो चेंज हो जाता है। तो ये तो पंक्ति की बात हो गई। इसी प्रकार अगर हम स्तंभ को लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे ABC DEF GHI, ठीक है। तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये पहला स्तंभ C1, ये C2 और ये C3। अगर हम C1 को C2 की जगह लिखें अर्थात ABC, C1 को यहाँ लिख दे और C2 को लिख देते हैं C1 की जगह, तो DEF और C3 जहाँ है उसको वहाँ छोड़ दे तो GHI अगर लिख देते हैं और ये हमारा C3। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 फिर वही बात क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक की क्रमशः दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक का मान वही रहता है, बस उस सारणिक का चिन्ह अर्थात जो साइन होता है प्यारे विद्यार्थियों वो चेंज हो जाता है। बात आ रही समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत अर्थात प्रॉपर्टी नंबर 5 तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है इसका यूज आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में आपको बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप एक बार में ही इसको सीख जाएंगे, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये कहना क्या चाहता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी सारणिक में जैसे हम एक सारणिक ले लेते हैं ABC DEF GHI और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं P के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? P के इक्वल, यानी ये इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो P के बराबर है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स में यानी इस सारणिक में किसी अचर पद का गुणा करें, अर्थात जैसे सपोज करिए हमने इसमें 5 का गुणा कर दिया, इसमें किसका गुणा किया? 5 का। तो अगर इस सारणिक में हम 5 का गुणा करें, ठीक है, बात आ रही समझ में, अर्थात इसको हम लिख दें 5 का अगर इस सारणिक में गुणा करें, अर्थात कहने का मतलब अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें 5A 5B 5C DEF GHI, यानी कहने का मतलब यदि किसी सारणिक में अचर पद का हम गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान उसी अचर पद के गुणे के बराबर हो जाता है। अर्थात हमने 5 का गुणा किया है तो इस सारणिक का मान 5 गुने के बराबर हो जाएगा। और 5 की जगह अगर कोई हमने एक और कांस्टेंट जैसे अगर एक k ले लें, अगर k का मल्टीप्लाई इस सारणिक में करते हैं तो इस सारणिक की जो वैल्यू है वो प्यारे विद्यार्थियों k गुनी हो जाएगी। बात आ रही समझ में? अर्थात यदि किसी सारणिक में हम
अचर पद का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सारणिक का मान उसी अचर पद के गुने के बराबर हो जाएगी। बात आ रही समझ में। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो एक पॉइंट पहले हम यहाँ ये समझ लें कि किसी भी सारणिक में हम किसी अचर पद का इंटू किस प्रकार से करेंगे। जैसे अगर यही ले लें कि यह एक सारणिक है और इसकी वैल्यू p के इक्वल है, यह एक सारणिक हम लेते हैं, इसकी वैल्यू p के इक्वल है। अगर इसमें हम k का इंटू करें, k का गुणा अगर हम करना चाहें, k का क्या कर दें, गुणा अगर हम करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें प्यारे विद्यार्थियों, तो इस k का मल्टीप्लाई इस सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अर्थात एक बार में सिर्फ हम किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, KA KB KC DEF GHI, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं KA KD KG BE HCFI, यानी कहने का मतलब उस अचर पद का मल्टीप्लाई उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6 की। और एक इसका लास्ट प्रॉपर्टी है और इसी लास्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वो कौन सी है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7 कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं, हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि यदि आपको कोई सारणिक इस प्रकार से देखने को मिले, जैसे a+x b(c) d+y e(f) g+z HI, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है तो इस डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ABC DEF GHI प्लस अब जो उसमें कांस्टेंट जुड़ा हुआ था अर्थात x B C Y E F और G ना हो करके यहाँ पे क्या जुड़ा था, Z जुड़ा था, तो ZHI, अर्थात कहने का मतलब कि इस डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से लिखने के बाद हम जानते हैं कि 3 कोटि के अर्थात 3/3 कोटि के सारणिक का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको निकाल सकते हैं। या यही आपको कुछ दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा, अर्थात a+x b+y c+z DEF GHI, तो इस सारणिक को जो है हम क्रमशः 2 सारणिकों में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात ABC DEF GHI प्लस कर देंगे इसमें XYZ DEF GHI। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इस सारणिक अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टी अर्थात 7 प्रॉपर्टी हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं अर्थात तैयार कर लेते हैं तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, अर्थात अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के जो प्रूफ करना है या वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स के ही क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें इन 7 प्रॉपर्टी का नॉलेज हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात कहने का मतलब कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस वीडियो को देखे आपको आगे का वीडियो समझने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात आ रही समझ में, तो दीजिए अब हमें इजाज़त। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, हम बार बार कहते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सबसे पहला काम उनको ये कर देना है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। आप लोग करते क्या हैं, वीडियो को तो देखते हैं बट उसको लाइक करना भूल जाते हैं। बात आ रही समझ में, तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और अपने कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो में कहाँ का भाग या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया। हम फिर से दोबारा वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।